हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका आज क्लास 12 का फर्स्ट डेमो क्लास ले रहे हैं। जो भी स्टूडेंट बिहार, झारखंड और सीबीएसई बोर्ड का है या फिर कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है जिसमें साइंस में बायो पूछे तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। क्लास जो है मेरा ऑफलाइन वो एसआरडी में होता है, बायोलॉजी में एसआरडी बायो, उसके बाद ये A1 कोचिंग में भी होता है। लेकिन तुम लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। ये जो है डेमो क्लास है, मतलब हम 3 डेमो क्लास लेंगे। इसमें तुमको पता चलेगा कि 3 डेमो क्लास में कि हम कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीका का एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो ये सब चीजें तुमको ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है, फर्स्ट वीडियो है 12 क्लास का, तो इसको जो है सबके साथ शेयर करना। जितना भी बायो का स्टूडेंट है सबको भेज दो ये वीडियो। तो हम आज तुमको बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और पहला चैप्टर का डेमो, 3 चैप्टर का हम डेमो लेके आएंगे। ये पहला चैप्टर है, फिर एक और चैप्टर का और एक चैप्टर का डेमो। मतलब फुल वीडियो नहीं होता है, डेमो मतलब उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना। तो चलो अब देखो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 जो है, 5 गो यूनिट है 12 क्लास में। तो पहला यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। उसमें पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जन्म। तो अब शुरू करते हैं, धीरे धीरे आज पढ़ाएंगे, बढ़िया से देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। सबसे पहले जनन की बात करते हैं, जीवों में जनन। तो देखो यहाँ पे जीव की बात हो रही है। जीव मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जितना भी सजीव है धरती में सब हो गया जीव, चाहे पेड़ पौधे रहे या जंतु रहे, चाहे पेड़ पौधे रहे या जंतु रहे या सूक्ष्म जीव रहे, सब है जीव, तीनों जीव है। जब भी जीव का बात बोले तीनों आ जाएगा इसमें। जरूरी नहीं है हम सिर्फ आदमी को बोले या पेड़ को बोले या छोटा जीव को बोले, जीवों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सब चीज आ जाएगा इसमें। पेड़ पौधे भी आएगा, सूक्ष्म जीव भी आएगा और जानवर भी आएगा। सबसे पहले चैप्टर का परिभाषा देखो क्या है, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है, यूनिट 1 का पहला चैप्टर। यूनिट 1 में 4 चैप्टर है, पहला चैप्टर है जीवों में जनन। सबसे पहले इसकी परिभाषा में आते हैं, जीवों में जनन है क्या। तो जीवों में जनन जो है एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। साथ ही साथ ये वीडियो जो है अपना व्हाट्सएप में और उसके बाद फेसबुक पेज जिसका है, स्टोरी में जहां जहां लगाना है लगा दो, ताकि हमको मतलब सबको पता चले कि हम बायो पढ़ाते हैं। तब ना क्लास स्टार्ट करेंगे सरस्वती पूजा के बाद, इसलिए बढ़िया से देखना और सब जगह लगाना है और सबको भेजना है। जो मेरे पास पढ़ता है उसको भी, जो नहीं पढ़ता है बायो लिया उसको भी भेजो, तब ना सबको ही जानेगा। इसलिए हम डेमो क्लास ले रहे हैं। तो जीवों में जनन का परिभाषा तुमको बता दिए, सिंपल। जीवों में जनन एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। अपने समान माना क्या हुआ, जैसे गाय जो है वो बछड़ा को ही देगा, कुत्ता जो है पिल्ला को देगा, मनुष्य जो है बच्चा को देगा, तो अपने समान ही देगा। ऐसा थोड़ा है कि हाथी जो है घोड़ा बच्चा को जन्म दे देगा, इसलिए अपने समान लिखे। पहले परिभाषा पे आते हैं, जीवों में जनन एक जीव विज्ञानीय, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। एक जीव इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे जनन जो है अलैंगिक जनन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें जनन में एक ही जीव भाग लेता है। तो जनन में एक जीव भी भाग ले सकता है, 2 जीव भी भाग ले सकता है, और अपने समान ही एक छोटे से जीव को जन्म देगा, उसी को बोलते हैं हम लोग जनन।
जीवों में जनन का ही परिभाषा आ गया। जनन पूछे तुमको एग्जाम में या जीवों में जनन पूछे तो ये लिख देना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये याद रखना। अब आता है सेकंड इंपॉर्टेंट, जीवन अवधि। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। जीवन अवधि क्या है? कोई भी जीव है वो जन्म लिया और वो मर गया। ये मरण जो है एक प्राकृतिक मृत्यु है। मतलब जैसे मनुष्य ले लो, वो जन्म लिया, वृद्धि किया, जनन किया, बाद में मर गया बूढ़ा होके, प्राकृतिक मृत्यु मतलब अपने आप मर गया, उसका एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुआ। एक्सीडेंट मतलब सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट माने अचानक मृत्यु होता है। कोई भी फांसी लगा लिया तो वो एक्सीडेंट है, मतलब रोड एक्सीडेंट हो गया, जल गया, मर गया, गोली लग गया, सब है एक्सीडेंटल डेथ। तो देखो लाइफ स्पैन किसको कहेंगे? जीवन अवधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन किसको कहेंगे? जीवों के जन्म से लेके हर समय अब जीव बोलेंगे यहाँ, क्योंकि इस चैप्टर में ना पेड़, ना मनुष्य, ना सूक्ष्म जीव, तीनों मिक्स है, तीनों के बारे में पढ़ना है। और तुम इसको बता भी नहीं सकता कि जोलॉजी है या बोटनी है, ये बायोलॉजी है, मिक्स है दोनों चीज ये चैप्टर में। तो जीवन अवधि क्या है? जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की समय अवधि को जीवन अवधि बोलते हैं। प्राकृतिक मृत्यु मतलब अपने आप जैसे मरता है आदमी। जैसे मनुष्य का जीवन अवधि लगभग है 72 साल, पहले 120 साल तक था। जैसे घोड़ा का है 62 साल, कछुआ का 150 साल लगभग है। एनसीईआरटी के हिसाब से हम बता रहे हैं, वैसे कहीं कहीं कछुआ का 200 लिख दिया है, कहीं कहीं 300 लिख दिया है, बरगद का पेड़ का 300 है लगभग। तो ये सब हो गया जीवन अवधि। देखो जीवन अवधि क्या है? जीवों के जन्म से लेके, जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की समय अवधि। क्या बोले? जीवों के जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो समय अवधि है उसको बोलते हैं जीवन अवधि। अब जीवन अवधि के बारे में हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट है, किसी भी जीव का जीवन अवधि आकार मतलब साइज पर निर्भर नहीं करता। जैसे कौवा और तोता दोनों लगभग साइज में सेम है, लेकिन कौवा 15 साल जिंदा रहता है और तोता 140 साल। उसी तरह हाथी की तुलना में कछुआ छोटा है, लेकिन कछुआ जो है हाथी से ज्यादा जिंदा रहता है। उसी तरह आम का पेड़ और बरगद का पेड़ 200 से 300 साल जिंदा रहता है, जबकि आम का पेड़ सिर्फ 25 से 30 साल जिंदा रहता है। ये सब हमें एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं। तो क्या बताया? किसी जीव का जीवन अवधि साइज पर निर्भर नहीं करता, आकार पर निर्भर नहीं करता। कौवा और तोता सेम आकार का है, लेकिन दोनों का जीवन अवधि अलग अलग है। और मनुष्य जो है उससे बड़ा है हाथी, लेकिन मनुष्य से कम है उसका जीवन अवधि। घोड़ा भी बड़ा है, लेकिन उसका जीवन अवधि 62 साल ही है। ये हो गया पहला पॉइंट। क्या हुआ? किसी भी जीव का जीवन अवधि आकार पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, जीवन अवधि जो है कम से कम 1 दिन, किसी भी जीव का जीवन अवधि कम से कम 1 दिन और अधिक से अधिक 1000 वर्षों की हो सकती है, कुछ 1000 वर्षों की। जैसे तितली है 2 सप्ताह जिंदा रहता है, फल मक्खी 20 से 30 दिन जिंदा रहता है, जबकि कुछ गुलाबवत, रोजेसी, इस सब कुल का जो पेड़ है वो सब हजारों साल जिंदा रहता है। बहुत सारा बीज ऐसा है 200 साल, 300 साल, हजारों साल तक जिंदा रहता है। तो जीवों की जीवन अवधि जो है कम से कम 1 दिन और अधिक से अधिक कुछ 1000 वर्षों की हो सकती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, एक कोष की जीव जो है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एक कोष की जीव जो है उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। तो हम लोग बोल सकते हैं एक कोष की जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, क्योंकि एक कोष की जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती।
प्राकृतिक मृत्यु मतलब ये अपने आप नहीं मरता है, जब तक इसको मतलब एक्सीडेंटल डेथ ही इसका होगा। तो यहाँ से बता देते हैं एक बार क्या क्या बताएं। सबसे पहले जीवों में जनन बताएं। जीव बता दिए क्या होता है, जितना भी सजीव है, पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, सब जीव है। जनन क्या है? जीवों में जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जीव वैज्ञानिक प्रक्रम। इसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देगा। जीवन अवधि क्या है? कोई भी जीव है उसका जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की समय अवधि को जीवन अवधि बोलते हैं। जीवन अवधि साइज पर निर्भर नहीं करता, आकार पर। जरूरी नहीं जो छोटा जीव है वो कम जिंदा रहे और जो बड़ा जीव है वो ज्यादा जिंदा रहे। और जीवों की जीवन अवधि जो है कम से कम एक दिन और अधिक से अधिक कुछ हजार वर्षों की हो सकती है। एक कोष की जीव जो है जैसे अमीबा, पैरामेसियम, इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, इसका जो है एक्सीडेंटल डेथ होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एक कोष की जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, क्योंकि एक कोष की जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। और सब कोई कमेंट करेगा, अगर 3 डेमो क्लास देखना है तो ठीक है, और सब कोई वीडियो देखो और शेयर करो, बढ़िया से देखना। नहीं देखेगा, कमेंट नहीं करेगा तो हम अगला पार्ट इसका नहीं बनाएंगे। अब हम बताते हैं कुछ जीव का अनुमानित जीवन अवधि। आपका एनसीईआरटी में कुछ जीवों की अनुमानित मतलब अनुमान कल्पना के हिसाब से जीवन अवधि दिखाया गया है। ज्यादा हम नहीं लिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, हमको 20 मिनट का ही वीडियो बनाना है क्योंकि डेमो क्लास है। तो देखो, एलिफेंट जो है 65 से 90 साल जिंदा रहता है। रोज गुलाब का पौधा जो है 5 से 7 साल जिंदा रहता है। बटरफ्लाई तितली जो है 1 से 2 हफ्ता जिंदा रहता है। कौवा जो है 15 साल जिंदा रहता है। पैरट 140 साल जिंदा रहता है, दोनों जबकि सेम साइज का है, अभी हम बताएं। टॉर्टोइस कछुआ जो है 100 से 150 साल जिंदा रहता है। अब कोई डायलॉग नहीं मारना कि 200 और 250 साल जिंदा रहता है, हर किताब में अलग अलग दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वही सही है। वर्मा तरमा और ये इसमें लुसेंट फुसेंट ये सब नहीं चलता है, एनसीईआरटी चलेगा। और बैनियन ट्री जो है 200 से 300 साल जिंदा रहता है। तो ये हुआ तुम्हारा कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है, इसको सिर्फ देखना है तुमको। अनुमान लगा दिए कि जरूरी नहीं है जो बड़ा जीव है वो ज्यादा जिंदा रहेगा और जो छोटा जीव है वो कम जिंदा रहेगा। अब हम बताते हैं तुम लोग को जीवों में जनन जो है वो कितना प्रकार का है। जनन जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। तो ये पढ़ना है। अब देखो आगे जनन के प्रकार। जनन जो है 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले है अलैंगिक जनन। अ को हम लोग इंग्लिश में ए लिखते हैं, इसका मतलब होता है नहीं, सीधे याद रखना, बहुत जगह अ आएगा। मतलब जब संतति की उत्पत्ति, संतति मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, जन्मजात, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो तो उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जनन कितना प्रकार का होता है? 2। पहला है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में कितना जीव भाग लेगा? 1, यूनिपेरेंटल है। अलैंगिक जनन किसको कहेंगे? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब इसमें एक जीव भाग लेगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो तो उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। या अलैंगिक जनन में कितना जीव भाग लेता है? 1। अब आता है यहाँ क्लोन, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ अलैंगिक जनन ही में ही बनता है। क्लोन किसको कहेंगे? आकारिकी और आनुवंशिक रूप से एक समान जीव को क्लोन कहते हैं। आकारिकी मतलब होता है उसका आकार जो बाहर से दिखता है, और आनुवंशिकी मतलब होता है उसके भीतर जो आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ मतलब होता है जो माता पिता के लक्षण को बच्चों में ट्रांसफर करता है, जैसे डीएनए, आरएनए, वो भी अगर समान है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्या बोलेंगे? क्लोन। आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से एक समान जीव को क्लोन कहा जाता है। और क्लोन जो है सिर्फ अलैंगिक जनन में बनता है। अब जुड़वा बच्चा जो है वो भले बाहर से सेम दिखता है, लेकिन उसके भीतर जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए, वो अलग है, तो उसको क्लोन हम नहीं बोल सकते। क्लोन हमेशा अलैंगिक जनन में ही बनता है। जैसे अमीबा का बच्चा हो गया, डॉटर सेल हो गया, ये ईस्ट और हाइड्रा का हो गया, वो सब जो है एक ही जैसा दिखता है, सब चीज एकदम।
बाहर से भी देखिएगा निर्जीव चीज भी क्लोन है। जैसे ये देखो, दो मार्कर है मेरे पास, तो ये क्लोन है, दोनों का साइज सेम है और इसके भीतर अनुवांशिक पदार्थ भी सेम है, मतलब दोनों में इंक ही डलता है और दोनों एकदम, जितना भी निर्जीव चीज है सब क्लोन होता है। मतलब जैसे दो ठो मोबाइल फोन है एक ही कंपनी का, एक ही जैसा, तो क्लोन हो गया। लेकिन सजीव में भी क्लोन पाया जाता है अलैंगिक जनन द्वारा जो होता है। जुड़वा बच्चा क्लोन नहीं है, याद रखना। भले ही वो बाहर से सेम दिखे, लेकिन उसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए आरएनए वो अलग अलग चीज है। अब हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अब अलैंगिक जनन का पहला प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। बाय मतलब दो होता है, नरी फिजन मतलब टूटना, इसको द्विविभाजन या द्विविखंडन बोलते हैं। ई पाया जाता है जितना भी मोनेरा है और प्रोटिस्टा है, मतलब एक कोश की जीव मोनेरा और प्रोटिस्टा में। इसका एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ये कैसे होता है? जैसे ये है अमीबा, सबसे पहले इसका क्या आता है? केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म विभाजन होता है, फिर ये बट के दो गो डॉटर सेल बना लेता है। अब देखो जितना बड़ा अमीबा यहाँ है, इसका जनक कोशिका है पेरेंट सेल, उतना बड़ा ही इसका संतति कोशिका माने डॉटर सेल होगा। और इसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए आरएनए, इसमें भी वही पाया जाएगा, इसलिए इसको क्लोन बोल सकते हैं। चित्र इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले बाइनरी फिजन क्या है? अमीबा। बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम, और ये अलैंगिक जनन है क्योंकि इसमें एक जीव भाग लिया। अब दूसरा आएगा मुकुलन। मुकुलन जो है ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। 2 नंबर में आएगा मुकुलन, बडिंग जिसको बोलते हैं। बडिंग जो है मुकुलन, ये पाया जाएगा ईस्ट और हाइड्रा में। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, इसमें जितना बड़ा पेरेंट था उतने बड़ा बच्चा होगा, लेकिन इसमें जो है बच्चा थोड़ा छोटा होगा, बाद में ही वृद्धि कर लेगा और अपने माँ पिता या जनक के समान बन जाएगा। तो बडिंग मुकुलन किसमें पाया जाएगा? ईस्ट और हाइड्रा में। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। खंडन या विखंडन बोलते हैं, और इसको ट्रू रीजनरेशन भी बोलते हैं। वास्तविक पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन के बारे में पहले जान लो क्या होता है। पुनरुद्भवन मतलब होता है, पुनरुद्भवन 2 प्रकार का होता है, एक होता है रीजनरेशन, एक होता है ट्रू रीजनरेशन। पुनरुद्भवन मतलब होता है अपना लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त करना। जैसे स्टार फिश जो है और घर में जो रहता है छिपकली, अगर स्टार फिश का एक हाथ काट लें या छिपकली का पूंछ जो है उसको काट लेंगे, फिर से वो नया पूंछ बना लेगा, लेकिन पूंछ ही बनाएगा, नया छिपकली नहीं होगा। और इसमें सिर्फ ये अपना हाथ ही बनाएगा, नया सितारा मछली या स्टार फिश नहीं होगा। तो इसको सिर्फ हम लोग पुनरुद्भवन बोलेंगे। पुनरुद्भवन मतलब अपना लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त करना। लेकिन वास्तविक पुनरुद्भवन क्या है? इसमें कोई जीव जो है इसको कितनों टुकड़ा में काटेंगे, प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना लेगा, तो इसको बोलते हैं वास्तविक पुनरुद्भवन। ये पाया जाएगा प्लेन एरिया में, जिसको बोलते हैं हम लोग चपटा कृमि। तो ये सब तुम लोग का कुछ हुआ अलैंगिक जनन का प्रकार। अब देखो इधर, अब पेड़ पौधे भी अलैंगिक जनन करेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आलू जनन करता है आंख के द्वारा, जैसे ये आलू है, इसका गजुर है, इसको अगर मिट्टी में डाल देंगे जिससे नया पेड़ उगाएगा, तो एक ही आलू से हुआ तो अलैंगिक जनन हुआ। उसके बाद ब्रायोफिलम, ये होता है ब्रायोफिलम, इसका पत्ती को अगर हम लोग मिट्टी में डाल देंगे पर्णकलिका, तो इससे नया पेड़ आएगा। एक और नोट में तुम लोग का लिखा है वाटर हाइसिंथ जो है जलकुंभी, उसको बंगाल का आतंक बोलते हैं। जो पानी मतलब जो पानी बहता नहीं है, जैसे नदी नहीं, तालाब का पानी जो है उसमें हरा हरा हम लोग को जो दिखता है वो है क्या है? वाटर हाइसिंथ है, उसको बोलते हैं जलकुंभी। वो बंगाल का आतंक है। क्यों है? क्योंकि वो जो है अलैंगिक जनन द्वारा बहुत ही तीव्र गति से फैलता है और कुछ ही समय में पूरा जलाशय को ढक देता है।
तो वो जब वृद्धि करता है तो उसको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो क्या करता है, जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पानी जहरीला हो जाता है। अब पानी अगर जहरीला होगा तो उसमें जो निर्भर रहता है जीव जंतु वो मर जाएगा ऑक्सीजन के बिना, इसलिए उसको बंगाल का आतंक बोलते हैं, क्योंकि बंगाली आदमी का मुख्य भोजन मछली है, तो पानी में मछली ही नहीं रहेगा तो हो गया वो बंगाल का आतंक, वाटर हाइसिंथ। ये सब तुम लोग का कुछ अलैंगिक जन्म में है, डिटेल तो बहुत है। ये जो वीडियो है पूरा मतलब मेहनत से बनाया है, इसलिए इसको अच्छा से शेयर करो, कमेंट करो, और सब कोई अगर व्हाट्सएप में किसी को भेजेंगे तो ब्लू लिंक से देखना, यूट्यूब पे जाके वहीं पे नहीं देखने लगना, नहीं तो इतने घटी खुलेगा। उसको ब्लू लिंक में क्लिक करके उसके बाद यूट्यूब में जाके पिक्सल बढ़ा के कम से कम 720 तब देखना उसको, नहीं तो डाउनलोड कर लेना। उसके बाद सबको शेयर करना है वहीं से लिंक वाइज, ठीक है। उसके बाद हम अगला चैप्टर जो है उसको पढ़ाएंगे हम ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके बाद जब घर में जाके भी एक दिन हम डेमो दे देंगे, ठीक है। थैंक यू।